Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, today our topic is shortcomings of economic planning in India. This is the last video of this chapter, and maybe this is the part number 6, class 10, chapter number 15, economic development and planning. एंड आई रिक्वेस्ट यू, यदि इससे पहले आपने इस चैप्टर की और भी वीडियोस नहीं देखी हों तो वो सारी वीडियोस आप मेरे अकाउंट पर जाकर, यूट्यूब चैनल पर जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने इस चैप्टर के पार्ट बाय पार्ट मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें जो कि चैनल पे अवेलेबल है। इसके बाद फिर आप ये वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा। एंड नाउ प्रीवियस क्लास we had already discussed about success of planning in India, and now today we will discuss about shortcomings of planning in India and India Vision 2020, and last होगा इस चैप्टर का हमारा नीति आयोग। ठीक है, तो जब हम शॉर्टकमिंग्स की बात करते हैं तो शॉर्टकमिंग्स को आप सबसे पहले ये समझें कि शॉर्टकमिंग्स का मतलब होता क्या है। शॉर्टकमिंग्स का मतलब होता है कमियां, कि वो कौन से शॉर्टकमिंग्स थे जिनकी वजह से जो हमारा प्लानिंग था, ठीक है, जो हमने वेरियस 5 ईयर प्लान बनाया था वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, कुछ हद तक तो हमको सफलताएं मिली, लेकिन वहीं पर जब हम आगे देखते हैं तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर हमको हमारी जो प्लानिंग थी वो फेल होती नजर आई। ठीक है, तो इसकी स्टडी हम 6 बेसिक पॉइंट्स से करेंगे, जिसमें पहला है स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटा इनकम, दूसरा है रीजनल इम्बैलेंस, थर्ड इंक्रीज इन प्राइसेस, फोर्थ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, फिफ्थ इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एंड सिक्स फेलियर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो देयर आर 6 मेजर पॉइंट्स जिनकी वजह से हमारा जो वेरियस 5 ईयर प्लान था वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ। वन बाय वन हम इसकी स्टडी डिटेल में करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, आप लिखा है कि स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो हमने जब सक्सेस की बात की थी तो सक्सेस में पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज हुआ था, लेकिन उसकी जो प्रोग्रेस थी वो स्लो थी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग द कंट्री हैज अचीव्ड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन वेरियस सेक्टर, but in spite of these achievements the objectives determined in the various plan could not be achieved fully। कि हमने कुछ जगह पर तो हमने एक कहना चाहिए डिजायरेबल सक्सेस हासिल की, अचीवमेंट्स अच्छी मिली, लेकिन डिस्पाइट हम देखते हैं कि लिखा है कि डिस्पाइट of these achievements the objectives determined in the various plan could not be achieved। बहुत सारे प्लान्स ऐसे थे जो अचीव नहीं हो पाए थे। Now therefore several economists considered that planning has failed to give desired result in India। The failure of planning in India can be understood in the following ways। तो जो कुछ इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये बोला कि पूरी तरीके सक्सेस नहीं है, हम प्लानिंग को फेल भी कह सकते हैं। तो कुछ वेस यहाँ पर बताएं, जो 6 तरीके मैंने जो 6 बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम वन बाय वन डिटेलिंग स्टडी करेंगे। तो वेरी फर्स्ट जो लिखा है, स्लो प्रोग्रेस इन द पर कैपिटा इनकम। नाउ द हियर मेंशन अबाउट इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया द ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम हैज बीन वेरी स्लो। स्टिल टुडे 21% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज लाइंग बिलो पॉवर्टी लाइन। कि हम देखें कि पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ी तो है, लेकिन उसके साथ ही इसकी जो प्रोग्रेस थी बहुत स्लो थी। यदि हम आज के दौर पर देखें तो आज भी इंडिया के अंदर 21% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल के नीचे रहती है, यानी गरीबी रेखा के अंतर्गत आती है। नाउ द सेकंड, रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब सबसे पहले आप समझ लें कि रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है। इसको हम क्षेत्रीय असमानता कहते हैं। अब क्षेत्रीय असमानता में यदि आपने पढ़ा, मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडियन स्टेट, तो आपने क्या देखा उसमें कि कुछ स्टेट्स फुली डेवलप्ड हैं तो कुछ स्टेट्स बैकवर्ड या डेवलपिंग स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर ज्यादा प्रोग्रेस हुई, कहीं पर बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं हुई। यानी ये एक इम्बैलेंस को बता रहा है। किस इम्बैलेंस को? रीजनल इम्बैलेंस को। कि हम देखें कि हरियाणा जैसे स्टेट फुली डेवलप्ड है, वहीं पर बिहार जैसे स्टेट क्या है, टोटल अनडेवलप्ड स्टेट में आते हैं। तो इसको हम रीजनल इम्बैलेंस बोलते हैं कि इंडिया के अंदर हर क्षेत्र में बराबर मात्रा में डेवलपमेंट नहीं है, तो वो कहलाता है हमारा रीजनल इम्बैलेंस। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ प्लानिंग द रीजनल इम्बैलेंस इन द कंट्री शुड हैव डिक्रीज्ड बट देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट चेंज।
उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एटसेट्रा आर स्टिल बैकवर्ड स्टेट while the state of महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा एटसेट्रा आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपेरेटिवली डेवलप्ड स्टेट। तो जो मैंने आपको बताया वही इस बुक में लिखा है कि हम कंपेरेटिव देखते हैं कि कुछ स्टेट जो हैं वो आज भी बैकवर्ड हैं, लेकिन कुछ स्टेट उनके कंपेरिजन पे हम देखें तो फुली डेवलप्ड में आ जाते हैं। तो ये रीजनल इंबैलेंस है, इसकी वजह से और हमारी प्लानिंग सक्सेस नहीं हुई। नाउ द थर्ड, इंक्रीज इन प्राइसेस। अब आप देखेंगे कि पहले कुछ चीजें कितनी सस्ती मिलती थी, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जा रहा है चीजों की महंगाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि द प्राइसेस आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग सिंस द पीरियड ऑफ प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ 1993-94 द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर हैज राइजन टू 2079 in December 2006. It is estimated that during that period of planning the prices increased near about 27 times. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि प्राइस राइज की बात कर रहा है। ठीक है, इन्होंने बेसिस लिया है 1994 का बेसिस लिया है और बोला है कि द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर हैज राइजन टू 2079 इन दिसंबर 2006, कि लगभग 2079 इंडेक्स नंबर हमारा राइज कर गया है प्राइस के मामले में। और यदि हम उसको देखें तो लिखा है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग द प्राइसेस इंक्रीज नियर अबाउट 27 टाइम्स। लगभग 27 गुना हमारी प्राइस बढ़ चुकी है। यानी जो चीज, एक एग्जांपल लिया है यहां पर 27 टाइम, कि जो चीज पहले 1 रुपए में मिलती थी वो लगभग आजकल उसका एवरेज प्राइस देखें तो 27 रुपीज के आसपास है। ठीक है, नाउ द फोर्थ नंबर पर है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। अब हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं बेटा, कि यदि हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन प्लानिंग के समय कितनी थी और आज की हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो हमने पहली चीज तो पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं किया, और जब पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है इंडिया के अंदर तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई है। ठीक है, उसी के बारे में लिखा है कि एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बट द अनएम्प्लॉयमेंट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एट द एंड ऑफ ईच प्लान। उन्होंने बोला कि हमने अपने प्लानिंग में मेंशन किया था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हर 5 ईयर प्लान खत्म होता था अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती थी। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ 5 ईयर प्लान 33 लाख पीपल वर अनएम्प्लॉयड विच इज नाउ एस्टिमेटेड टू अबाउट 4 करोड़। कि हम देखें कि प्लानिंग के समय लगभग 33 लाख की जो पॉपुलेशन थी वो अनएम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन यदि हम आज के रेशियो से देखें तो आज तो बहुत ज्यादा है। बुक के अकॉर्डिंग 2005-06 का डाटा मेंशन किया हुआ है, तो उस समय तक लगभग 4 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे। नाउ द फिफ्थ, इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब इसका मतलब आप समझ लें कि डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि लोगों की, हम यहां पर इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि लोगों की इनकम में डिस्पैरिटी है, कि कोई बंदा 70,000 कमा रहा, 80,000 कमा रहा, तो किसी की सैलरी, किसी की मंथली इनकम 1,000 भी ठीक से नहीं हो पा रही है। इसको हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कहते हैं, इनकम की डिस्पैरिटी कहते हैं। इसके बारे में लिखा है कि एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग हैज बीन रिमूवल ऑफ सिटीजन्स ऑफ वेल्थ एंड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक इक्वालिटी। कि इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है, ठीक है, हमारे यहां पर नहीं देखी जा रही। हमारी प्लानिंग में मेंशन था कि हम इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर आएंगे, कि आर्थिक रूप से सभी समृद्ध हों, सभी समान हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। नाउ बट इन स्पाइट ऑफ प्लानिंग द रिच हैव बिकम मोर रिच एंड द पुअर मोर पुअर। ठीक है, हमने क्या देखा फिर इसमें कि जो रिच थे, जो रईस आदमी थे, जो बड़े आदमी थे, वो और ज्यादा रिच होते गए, और जो पुअर थे उनकी कंडीशन और खराब होती गई। ठीक है, वो और ज्यादा पुअर होते गए। तो हमने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को खत्म नहीं कर पाए हमारे अपनी प्लानिंग में। तो एक सबसे बेसिक पॉइंट था हमारे प्लानिंग के फेलियर होने का, कि इकोनॉमिक, इसको हम इकोनॉमिक क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोल सकते हैं, कि इकोनॉमिक इक्वालिटी हमारे यहां पर नहीं है। नाउ द सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, फेलियर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेस का मतलब मैंने आपसे बताया था प्रीवियस क्लास में, कि पब्लिक इंटरप्राइजेस का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है कि द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इज 242 इन द कंट्री, आउट ऑफ दीज सेवरल यूनिट्स आर रनिंग इन लॉस। कि लगभग हम देखें तो अभी पब्लिक इंटरप्राइजेस के 242 यूनिट्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो यूनिट्स हैं वो क्या है, रनिंग इन लॉस, लॉस पे रनिंग कर रहे हैं।
सक्सेस ऑफ प्लानिंग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको बताया था कि जो हमारे बीच में इंडस्ट्रीज थी पब्लिक सेक्टर की, वो जब प्लानिंग बन रही थी 1951 पे तो सिर्फ 5 इंटरप्राइजेस थे जो कि बढ़कर 242 हो चुके हैं। उसी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया है कि द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इज 242 इन द कंट्री। आउट ऑफ दीज सेवरल यूनिट्स आर रनिंग इन लॉस, कि इनमें से बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो लॉस में चल रही हैं, घाटे पर चल रही हैं। नाउ देयरफॉर द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस आर नॉट एबल टू गिव रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस से वो उस पर हम खरे नहीं उतर पाए। ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई, इस वजह से और प्लानिंग फेल हुई। नाउ द नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है अगले पैराग्राफ में। Thus in this manner as a result of 5-year plan agriculture production, industry production and per capita income have increased markedly and the percentage of poor has also decreased, but on the other hand the economy is in the grip of poverty, unemployment and regional imbalance. Therefore we have to make solid effort to solve these problems in the next plan. अब इन्होंने बोला कि हमने प्लानिंग में देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के साथ साथ इन्होंने बोला कि पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई, लेकिन फिर भी हम पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुए। वाई? इस प्रॉब्लम पर हमको ध्यान देना पड़ेगा और इन्होंने बोला कि आने वाले प्लान्स में हमको इन चीज़ों पर वर्क करना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। ठीक है, आज भी हम हमारी जो इकोनॉमी इन्होंने बोला कि ग्रिप ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी के ग्रिप में है। ठीक है, तो हमको उन सारी चीज़ों को दूर करना होगा। एंड नाउ 15.7 देखिए, इंडिया विजन 2020। अब इसका नाम आप समझ लीजिए कि विजन का मतलब होता है कि आने वाले समय की कल्पना करना ही विजन है। तो इंडिया विजन 2020 काफी समय पहले ये सपना देखा गया था कि 2020 में इंडिया कैसा होगा, 2020 में इंडिया कैसा होगा, इसी को विजन 2020 कहा गया। देखिए लिखा गया है कि इन जनवरी 2003 द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इशूड एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नेम इंडिया विजन 2020, यानी 2003 में एक डॉक्यूमेंट्स प्लानिंग कमीशन के द्वारा जनरेट किया गया जिस पर इंडिया विजन 2020 लिखा था कि 2020 आते आते इंडिया कैसा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट्स टिल द ईयर 2020 इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। उन्होंने बोला कि 2020 आते आते तक हमारी जो इंडिया है वो डेवलप्ड कंट्री में इंक्लूड हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी विल बी कंप्लीटली एरिडिकेट फ्रॉम द कंट्री। अब इन्होंने उस विजन में ये लिखा था कि 2020 आते आते हम अपने देश से अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इलिटरेसी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, एरिडिकेट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, नाउ द प्लानिंग कमीशन हैज एस्टिमेटेड दैट बाय द ईयर 2020 135 करोड़ ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन विल बी बेटर नॉरिश्ड, will have good living standard and be completely healthy. Average age of the population will increase. अब इन्होंने बोला कि 2020 आते आते तक इंडिया की जो पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ के आसपास हो जाएगी और उस पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, उनका हेल्थ मेंटेन करेंगे और एवरेज एज को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इतना सारा तो नहीं हुआ 2020 में, हम अभी हैं और हम देख रहे हैं कि हमारी क्या कंडीशन है, कंट्री की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट जो विजन 2020 में लिखा था पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति इज द शॉर्ट नेम, द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया था नीति आयोग के नाम से। देखिए लिखा है कि द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आल्सो कॉल्ड नीति आयोग वाज कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 1, 2015, कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये 2015 को बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। द प्लानिंग कमीशन नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट। अब इन्होंने क्या बोला कि नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थिंक टैंक यानी एक सोचने वाली टैंक है कि जो गवर्नमेंट के लिए सोचेगी, विचार करेगी और कुछ उनको प्लानिंग्स बताएगी कि हमको इन प्लानिंग्स को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है।
ठीक है। नाउ यहाँ पर लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट, कि डायरेक्शनल के साथ साथ पॉलिसी इनपुट देने का भी काम करेगी। डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग आल्सो प्रोवाइड्स रिलेवेंट टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड स्टेट, कि अभी क्या बोला इन्होंने कि वाइल डिजाइनिंग स्ट्रेटजीज, कि हमको इन प्लानिंग को डिजाइन कैसे करना है, वो सारी स्ट्रेटजीज जो है, ठीक है, नीति आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसीज देता है, ठीक है, उनको रेगुलेट कराने की कोशिश करते हैं। तो नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन की जगह यानी योजना आयोग की जगह ट्रांसफॉर्म किया गया था, लाया गया था, और इस प्लानिंग को लाने वाले जो थे अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लाया था 1 जनवरी 2015 को। और आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। और आपको जो भी समझ में नहीं आया होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप याद रखें कि हमने हिस्ट्री, हमने ज्योग्राफी का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पॉलिटी का एक चैप्टर, सिविक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एंड नाउ दिस इज द चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।